तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी, रॉन ने दुखी आवाज में कहा और झुककर अपने चूहे स्कैबर्स को उठाया। हम किसी भी पेड़ से टकरा सकते थे, परंतु हमें उसी पेड़ से टकराना था जो पलटकर हम पर हमला करे। उसने मुड़कर उस लड़ाकू पेड़ को देखा जो अब भी खतरनाक तरीके से अपनी शाखाएं हिला रहा था। चलो छोड़ो, हैरी ने थके स्वर में कहा। बेहतर होगा कि हम स्कूल की तरफ चले। यह उस भव्य आगमन की तरह नहीं था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनके शरीर अकड़े हुए, ठंडे और चोटग्रस्त थे। उन्होंने अपने अपने संदूक का सिरा पकड़ा और उन्हें घसीटते हुए घास भरी चढ़ाई चढ़ने लगे। वे बलूत की लकड़ी के बड़े दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मुझे लगता है कि दावत शुरू हो चुकी है, रॉन बोला। उसने अपना संदूक अगली सीढ़ियों के मुहाने पर छोड़ दिया। उसे चमकदार रोशनी से भरी एक खिड़की दिखी जिसमें से भीतर झांकने के लिए वह चुपचाप उसके पास पहुंचा। अरे हैरी, यहां कर देखो, चुनने की रस्म हो रही है। हैरी तुरंत वहां पहुंच गया। फिर वह और रॉन दोनों ही बड़े हॉल में झांकने लगे। 4 लंबी भीड़ भरी टेबलों के ऊपर असंख्य मोमबत्तियां बीच हवा में मंडरा रही थी, जिनसे सुनहरी प्लेटें और प्याले चमक रहे थे। हमेशा असली आसमान जैसी दिखने वाली जादुई छत चमकते सितारों से भरी थी। हॉगवर्ट्स की नुकीली काली टोपियों की भरमार के बीच से हैरी ने फर्स्ट ईयर के डरे हुए विद्यार्थियों को हॉल में लंबी लाइन में खड़े देखा। उनमें जिनी भी थी, जो लाल रंग के विजली बालों के कारण आसानी से पहचान में आ गई। पास ही में चश्मा लगाने वाली जादूगरनी प्रोफेसर मैकगोनागल थी। उनके बाल कसकर बंधे थे और वे नए विद्यार्थियों के सामने हॉगवर्ट्स की मशहूर बोलती टोपी स्टूल पर रख रही थी। फटी, गंदी और पैबंद लगी ये सदियों पुरानी टोपी हर साल नए विद्यार्थियों को हॉगवर्ट्स के 4 हाउसों, गढ़द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति के लिए चुनती थी। हैरी को इसे पहनने का अनुभव अच्छी तरह याद था। ठीक 1 साल पहले उसने इसे पहनकर इंतजार किया था और वह इसके निर्णय को लेकर दहशत में था कि तभी यह टोपी उसके कान में जोर से बुदबुदाई थी। कुछ भयानक पलों तक तो उसे यह डर सताता रहा कि टोपी उसे नागशक्ति में भेजने वाली है, जहां से काले जादूगर और जादूगरनियां सबसे अधिक संख्या में निकलते थे। परंतु अंत में वह गढ़द्वार में गया, जहां रॉन, हरमाइनी और बाकी वीजली भाई थे। पिछले साल हैरी और रॉन की वजह से गढ़द्वार ने हाउस चैंपियनशिप जीती थी और 7 साल में पहली बार नागशक्ति को हराया था। एक बहुत छोटे चूहे जैसे बाल वाले लड़के को टोपी अपने सिर पर रखने के लिए बुलाया गया। हैरी की नजरें उसके पास से होती हुई वहां पहुंच गई जहां हेडमास्टर डंबलडोर स्टाफ टेबल से चुनने की रस्म देख रहे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आधे चांद के आकार का चश्मा मोमबत्ती की रोशनी में तेज चमक रहा था। कुछ दूरी पर हैरी को गिल्डेरॉय लॉकहार्ट दिखे, जो हल्के नीले रंग का दुशाला पहने थे, और आखिरी छोर पर खिचड़ी बालों वाला विशालकाय हैग्रिड था, जो अपने प्याले से लंबा घूंट ले रहा था। सर देखो तो सही, हैरी ने रॉन से बुदबुदा कर कहा। स्टाफ टेबल पर एक कुर्सी खाली है। स्नेप कहाँ है? प्रोफेसर सेवरस स्नेप हैरी के सबसे कम प्रिय शिक्षक थे। हैरी भी स्नेप का सबसे कम प्रिय छात्र था। क्रूर, व्यंग्यात्मक और खुद के हाउस यानी नागशक्ति के विद्यार्थियों को छोड़कर बाकी सब विद्यार्थियों द्वारा नापसंद किए जाने वाले स्नेप जादुई कार्य का विषय पढ़ाते थे। शायद बीमार हो, रॉन ने आशा से कहा। शायद हॉगवर्ट्स छोड़कर चले गए हो, हैरी बोला। क्यों एक बार फिर गुप्तकला सुरक्षा का टीचर नहीं बनाया गया, या फिर उन्हें निकाल दिया गया हो, रॉन ने जोशीली आवाज में कहा। मेरा मतलब है सब लोग उनसे नफरत करते हैं। यह हो सकता है। उनके पीछे से एक बहुत ठंडी आवाज आई। वे यह सुनना चाहते हो कि तुम दोनों स्कूल की ट्रेन में क्यों नहीं आए। हैरी पलट कर घूमा। वहां पर ठंडी हवा में लहरा रहे काले दुशाल में सेवरस स्नेप खड़े थे। वे दुबले थे, उनकी चमड़ी पीली तथा नाक मुड़ी हुई थी और कंधे तक झूलते उनके लंबे बाल काले और चिपचिपे थे। इस समय स्नेप ऐसे अंदाज में मुस्कुरा रहे थे जिसे देखते ही हैरी तत्काल समझ गया कि वह और रॉन बहुत गंभीर संकट में फंस चुके हैं। मेरे पीछे आओ, स्नेप ने कहा। एक दूसरे की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते हुए हैरी और रॉन स्नेप के पीछे पीछे चल दिए। वे सीढ़ियां चढ़कर गूंजते हुए प्रवेश हॉल में गए, जो जलती मशालों से रोशन था। बड़े हॉल में पकवानों की जायकेदार खुशबू आ रही थी, परंतु स्नेप उन्हें गर्मी और रोशनी से दूर संकरी सीढ़ियों की ओर ले गई, जो तहखाने तक ले जाती थी। अंदर, स्नेप ने ठंडे गलियारे के दरवाजे को आधा खोलते हुए इशारा किया। वे कांपते हुए स्नेप के ऑफिस में घुसे। काली दीवारों पर शेल्फ बने थे, जिन पर कांच के बड़े मर्तबान रखे थे। उनमें बहुत सी विभत्स चीजें तैर रही थी।
परंतु सच तो यह था कि हैरी इस समय उनका नाम भी नहीं जानना चाहता था। अंगीठी बुझी हुई और खाली थी। स्नेप ने दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ देखने के लिए मुड़े तो उन्होंने धीमे से कहा, मशहूर हैरी पॉटर और उसके वफादार सहयोगी वीजली को ट्रेन से आना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर धमाके के साथ आना चाहते थे, है ना बच्चों? नहीं सर, ऐसा किंग के बैरे के कारण हुआ। वह खामोश, स्नेप ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने कार का क्या किया? लोन ने थूक कटका। यह पहली बार नहीं था जब हैरी को एहसास हुआ हो कि स्नेप मन की बातें पढ़ सकते थे। बहरहाल एक पल बाद हैरी को इसका कारण समझ में आ गया जब स्नेप ने आज का संदेह जादूगर अखबार खोला। तुम्हें मगलुओं ने देखा था। उन्होंने फुफकारते हुए उन दोनों को अखबार की हेडलाइन दिखाई। उड़ने वाली फोर्ड एंड यानी मगलुओं को अचंभे में डाला। उन्होंने ऊंचे स्वर में पढ़ना शुरू किया। लंदन में 2 मुगलों को विश्वास कि उन्होंने एक पुरानी कार को पोस्ट ऑफिस के टावर के ऊपर उड़ते हुए देखा। दोपहर को नॉरफॉक में अपने कपड़े ऊपर डालने के लिए आई मिसेस फैटी बेलिस पीबल्स के मिस्टर एंगस फ्लीट ने पुलिस को सूचना दी। कुल मिलाकर 6 या 7 मगलू। मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में काम करते हैं। वे रोन की ओर देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगे। और उन्हीं का बेटा। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके पेट में लड़ाकू पेड़ की एक बड़ी शाखा घुस गई हो। अगर किसी को यह पता चल गया कि मिस्टर वीजली ने अपनी कार पर जादू किया था, उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। स्नेप ने आगे कहा, वहां की तलाशी लेने के बाद मैंने यह पाया कि बहुत ही मूल्यवान लड़ाकू पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। हमने पेड़ को जितना नुकसान पहुंचाया उसे कहीं ज्यादा नुकसान उसने हमें पहुंचाया है, रोन के मुंह से निकला। खामोश, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि तुम लोग मेरे हाउस में नहीं हो और तुम्हें स्कूल से निकालने का निर्णय लेना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जाकर ऐसे लोगों को बुला लाता हूँ जिनके पास सुखद निर्णय लेने की शक्ति है। तब तक तुम लोग यही इंतजार करोगे। हैरी और रोन ने सफेद चेहरे से एक दूसरे को घूरा। हैरी की भूख गायब हो चुकी थी। अब उसका जी मचलाने लगा था। उसने स्नेप की डेस्क के पीछे रखे शेल्फ पर हरे ड्रम में रखी बड़ी देसी चीज की तरफ ना देखने की कोशिश की। अगर स्नेप प्रोफेसर मैकगोनिगल को बुलाने के लिए गए थे, जो गुरुद्वारा हाउस की प्रमुख थी, तो उनकी स्थिति कोई खास बेहतर नहीं कही जा सकती थी। वे स्नेप से ज्यादा निष्पक्ष थी, परंतु उसके बावजूद वे बहुत कठोर थी। 10 मिनट बाद स्नेप लौटे और निश्चित रूप से उनके साथ प्रोफेसर मैकगोनिगल ही थी। हैरी ने प्रोफेसर मैकगोनिगल को पहले भी कई बार नाराज देखा था, परंतु या तो वह भूल गया था कि उनका मुंह कितना पतला दिख सकता था, या फिर उसने उन्हें पहले कभी इतना नाराज नहीं देखा था। उन्होंने अंदर आते ही अपनी छड़ी उठाई। हैरी और रोन पीछे हट गए, परंतु उन्होंने छड़ी से सिर्फ खाली अंगीठी की तरफ इशारा किया, जिसमें अचानक आग की लपटें निकलने लगी। बैठो, वे बोली और वे दोनों आग के पास रखी कुर्सियों पर बैठ गए। बताओ, उन्होंने कहा। उनका चश्मा खतरनाक तरीके से चमक रहा था। रोन ने कहानी बताना शुरू की, जो यहां से शुरू होती थी कि स्टेशन के बैरियर ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया। तो प्रोफेसर, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। हम ट्रेन में नहीं बैठ सकते थे। तुम लोगों ने हमें उल्लू के माध्यम से चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास उल्लू है, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने हैरी से ठंडे लहजे में कहा। हैरी मुंह फाड़े उनकी तरफ देखता रह गया। अब जब उन्होंने ये बात कह दी थी, तो यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि उन्हें यही करना चाहिए था। यह मेरे दिमाग में ही नहीं आया। जाहिर है, प्रोफेसर मैकगोनिगल बोली। ऑफिस के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे स्नेप ने उसे खोला। वहां एक मास्टर प्रोफेसर डंबलडोर खड़े थे। हैरी का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डंबलडोर असामान्य रूप से गंभीर दिख रहे थे। उन्होंने अपनी बहुत मुड़ी नाक के नीचे से उन्हें देखा। हैरी के मन में अचानक यह इच्छा जागी कि काश इस समय भी लड़ाकू पेड़ रोन और उस पर प्रहार कर रहा होता तो कितना अच्छा होता। एक लंबी खामोशी छाई रही। फिर डंबलडोर बोले, स्पष्ट कीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर वे चिल्लाते तो हैरी को इतना बुरा नहीं लगता, परंतु उनकी आवाज में निराशा का भाव सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। किसी कारण से वह डंबलडोर से नजरें नहीं मिला पा रहा था
और इसके बजाय वे उनके घुटनों की तरफ देखकर बोल रहा था। उसे डंबलडोर को हर चीज बताई, सिवाय इसके कि मिस्टर वीजली उस जादुई कार के मालिक थे। उसने ऐसा जताया जैसे उसे और रोन को स्टेशन के बाहर एक उड़ने वाली कार खड़ी मिल गई थी। वह जानता था कि डंबलडोर तत्काल असलियत समझ जाएंगे, परंतु डंबलडोर ने कार के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा। जब हैरी ने अपनी बात पूरी कर ली तो वे सिर्फ अपने चश्मे से उन्हें घूरते रहे। रोन ने हताशा भरे स्वर में कहा, तो हम जाए और अपना सामान ले आए। प्रोफेसर मैकगोनागल गर्जी, तुम ये क्या बोल रहे हो वीजली? आप हमें स्कूल से निकाल रहे हैं, है ना? रोन ने कहा। हैरी ने जल्दी से डंबलडोर की तरफ देखा। आज नहीं मिस्टर वीजली, डंबलडोर बोले, परंतु मैं तुम दोनों को उस गलती की गंभीरता से परिचित करवाना चाहता हूँ जो तुमने की है। मैं आज ही तुम दोनों के परिवारों के पास खत लिखूंगा। मैं तुम्हें यह चेतावनी भी देता हूँ कि अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मेरे पास तुम्हें निकालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होगा। स्नेप का चेहरा ऐसा दिख रहा था जैसे उसे क्रिसमस मनाने से रोक दिया गया हो। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, प्रोफेसर डंबलडोर, इन लड़कों ने नाबालिग जादूगरी के नियमों को तोड़ा है, एक पुराने और बेशकीमती पेड़ को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। निश्चित रूप से इस तरह के गंभीर अपराध के लिए इन लड़कों की सजा तय करने का फैसला प्रोफेसर मैकगोनागल के हाथ में है सेवर्स। डंबलडोर ने शांति से कहा, ये उनके हाउस में है और इसलिए उनकी जिम्मेदारी है। वे प्रोफेसर मैकगोनागल की ओर मुड़े। मुझे दावत में वापस जाना मिला, मुझे कुछ नोटिस पढ़कर सुनाने हैं। हाउ सेवर्स, एक बहुत जायकेदार दिखने वाला कस्टर्ड टार्ट है जिसे मैं चखना चाहता हूँ। अपने ऑफिस से जबरन बाहर ले जाए जाते समय स्नेप ने हैरी और रोन को बहुत खूंखार निगाहों से देखा। अब वे दोनों प्रोफेसर मैकगोनागल के साथ अकेले थे, जो अब भी किसी गुस्सैल बाज की तरह उन्हें देख रही थी। वीजली, बेहतर यही होगा कि तुम अस्पताल जाओ, तुम्हारी खाओं से खून निकल रहा है। ज्यादा चोट नहीं लगी है, रोन ने कहा और जल्दी से अपनी आंख के ऊपर के घाव को आस्तीन से पोंछा। प्रोफेसर, मैं अपनी बहन का चुनाव देखना चाहता था। चुनने की रस्म पूरी हो चुकी है, प्रोफेसर मैकगोनागल बोली। तुम्हारी बहन भी गुरुद्वार में है। यह बहुत अच्छा हुआ, रोन बोला। और गुरुद्वार की बात आई है तो? प्रोफेसर मैकगोनागल तेजी से बोली, परंतु हैरी बीच में ही बोल पड़ा। प्रोफेसर, जब हमने कार ली थी तब सत्र शुरू नहीं हुआ था, इसलिए गुरुद्वार के पॉइंट कम नहीं होने चाहिए, प्लीज। उसने बात पूरी करने के बाद चिंता से उनकी तरफ देखा। प्रोफेसर मैकगोनागल ने उस पर पैनी निगाह डाली, परंतु उसे विश्वास था कि वे पल भर के लिए मुस्कुराई थी। चाहे जो हो, उनका मुंह पहले से कम पतला दिख रहा था। मैं गुरुद्वार के पॉइंट कम नहीं करूंगी, वे बोली, और हैरी का दिल काफी हल्का हो गया। परंतु तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। यह हैरी की उम्मीद से कहीं बेहतर था। जहां तक डंबलडोर के डर्सली परिवार को खत लिखने का सवाल था, उसका उसे कोई डर नहीं था। हैरी बहुत अच्छी तरह जानता था कि वे तो उस बात पर निराश हो गए कि लड़ाकू पेड़ ने उसका कचूमर क्यों ही निकाल दिया। प्रोफेसर मैकगोनागल ने अपनी छड़ी दोबारा उठाई और स्नेप की डेस्क की तरफ हिलाई। सैंडविचों की एक बड़ी प्लेट, चांदी के 2 प्याले और बर्फ डले कद्दू के जूस का एक जग खट्टे की आवाज के साथ वहां प्रकट हो गई। तुम दोनों यहां पर खा लो और फिर सीधे कमरे में जाओ, वे बोली। मुझे भी दावत में जाना है। जब उनके पीछे दरवाजा बंद हुआ तो रोन ने एक लंबी धीमी सीटी बजाई। उसने सैंडविच को झपट कर उठाते हुए कहा, मुझे तो लगा था जैसे हमारा काम तमाम हो गया। मुझे भी ऐसे ही लगा था। हैरी भी एक सैंडविच उठाते हुए बोला, तुमने देखा हमारी किस्मत कितनी खराब थी। रोन चिकन और हैम को मुंह में भरे भरे बोला। फैट और जॉर्ज ने कार को 5-6 बार उड़ाया होगा, परंतु उन्हें आज तक किसी मगलू ने नहीं देखा। उसने अपना मुंह का निवाला निकलकर एक और बड़ा कोट ठूस लिया। हम बैरियर में से क्यों नहीं निकल पाए? हैरी ने कंधे उचकाए। हमें अब सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वह कद्दू के जूस का घूंट कृतज्ञता से पीते हुए बोला। काश हम दावत में जा सकते। वे नहीं चाहती थी कि हम शान झाड़े, रोन ने समझदारी से कहा। नहीं चाहती थी कि लोग यह सोचे कि कार उड़ा कर आना कोई शाबाशी की बात है। जब उन्होंने भर पेट सैंडविच खा लिए, खाली होने पर प्लेट अपने आप दोबारा भरती रही, तो वे उठे और ऑफिस से बाहर निकलकर गुरुद्वार टावर के जाने पहचाने रास्ते पर चल दिए। महल में शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे दावत खत्म हो चुकी थी। वे बुदबुदाती तस्वीरों और चरमराती कवचों के पास से गुजरे और पत्थर की संकरी सीढ़ियों पर चढ़े, जब तक कि वे उस जगह पर नहीं पहुंच गए जहां गुरुद्वार टावर का प्रवेश द्वार छुपा हुआ था।
यह प्रवेश द्वार गुलाबी रेशमी पोशाक पहनने वाली एक बहुत मोटी औरत की ऑयल पेंटिंग के पीछे था। जब वे पास आए तो मोटी औरत ने पूछा, पासवर्ड? हैरी बोला। वे नए साल का पासवर्ड तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि वे अब तक गर्दवार के किसी प्रीफेक्ट से नहीं मिले थे। परंतु उन्हें तत्काल मदद मिल गई। उन्हें अपने पीछे तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा। हरमानी भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। तो तुम लोग यहाँ हो? तुम अब तक कहाँ थे? बहुत मूर्खतापूर्ण अफवाह फैल रही थी। कोई कह रहा था कि तुम्हें उड़ती हुई कार टकराने के कारण स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है। देखो, हम अब तक स्कूल में हैं, हमें यहाँ से निकाला नहीं गया है। हैरी ने उसे आश्वस्त किया। तुम कहीं यह तो नहीं कह रहे हो कि तुम यहाँ पर कार उड़ा कर आए हो? हरमानी बोली। उसकी आवाज भी प्रोफेसर मैगोनिगल जितनी गंभीर थी। भाषण छोड़ो, रोन ने अधीरता से कहा, और हमें नया पासवर्ड बताओ। पासवर्ड तो वैटलबर्ड है, हरमानी ने अधीरता से कहा, परंतु मुद्दे की बात यह नहीं है। बहरहाल उसके शब्द अधूरे ही रह गए, क्योंकि मोटी औरत की तस्वीर पीछे हट गई और वहां पर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुरुद्वार हाउस अब तक जाग रहा था और भीड़ भरे गोलाकार कमरे में इकट्ठा था। सभी तिरछी टेबलों और आवाज करने वाली कुर्सियों पर बैठकर उनके आने का इंतजार कर रहे थे। हैरी और रोन को भीतर खींचने के लिए तस्वीर के छेद से हाथ बाहर निकले तथा हरमानी को उनके पीछे अपने आप चलकर आने के लिए छोड़ दिया गया। बहुत बढ़िया, ली जॉर्डन चीखा। अद्भुत, क्या शानदार आगमन! कार उड़ाकर सीधे लड़ाकू पेड़ से टकरा दी। लोग इस बारे में बरसों तक बातें करते रहेंगे। तुमने बहुत बढ़िया काम किया, 5th ईयर में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी ने हैरी से कहा, जिससे अब तक हैरी की एक बार भी बातचीत नहीं हुई थी। किसी ने उसकी पीठ ठोकी, जैसे उसने अभी अभी मैराथन जीती हो। फ्रेड और जॉर्ज भीड़ से धक्का मुक्की करते हुए आगे आए और एक साथ बोले, तुमने हमें वापस क्यों नहीं बुलाया? रोन का चेहरा लाल हो गया। वह शर्म से दांत दिखा रहा था, परंतु हैरी को वहां एक ऐसा चेहरा भी दिख रहा था जो कतई खुश नजर नहीं आ रहा था। पर्सी कुछ रोमांचित नए विद्यार्थियों के सिरों के ऊपर से देख रहा था और वह करीब आने की कोशिश कर रहा था ताकि उन्हें वहां से दफा कर सके। हैरी ने रोन की पसलियों में हाथ चुभाकर पर्सी की तरफ इशारा किया। रोन को तत्काल बात समझ में आ गई। ऊपर जाना होगा, थोड़े थक गए हैं, वह बोला, और वे दोनों कमरे के दूसरी ओर के दरवाजे की तरफ रास्ता बनाने लगे, जो घुमावदार सीढ़ियों और कमरे तक जाता था। गुड नाइट, हैरी हरमानी की तरफ देखकर बोला, जिसके चेहरे पर भी वैसी त्योरियां चढ़ी हुई थी जैसी पर्सी के चेहरे पर थी। वे किसी तरह हॉल के दूसरी तरफ पहुंचने में कामयाब हो गए। हालांकि अब भी विद्यार्थी उनकी पीठ थपथपा रहे थे। वे तेजी से सीढ़ियां चढ़े, सीधे ऊपर पहुंचे और आखिरकार अपने पुराने कमरे के दरवाजे तक पहुंच गए, जहां अब 2nd ईयर का बोर्ड टंगा था। वे अपने जाने पहचाने गोल आकार के कमरे में दाखिल हुए, जिसमें 5 मसहरीदार पलंग लगे थे, जिन पर लाल मखमली पर्दे लगे थे। कमरे में ऊंची और संकरी खिड़कियां थी। उनके संदूक वहां पहले ही पहुंच चुके थे और उनके बिस्तर के पास रखे थे। रोन अपराधी भाव से हैरी की तरफ दांत दिखाने लगा। मैं जानता हूं कि मुझे इसमें इतना मजा नहीं आना चाहिए, पर कमरे का दरवाजा खुला और 2nd ईयर के बाकी बच्चे अंदर आए। सीमस फिनिगन, डीन थॉमस और नेविल लॉन्गबॉटम। अविश्वसनीय, सीमस ने दमकते हुए कहा। आश्चर्यजनक, डीन बोला। अद्भुत, नेविल ने श्रद्धा भाव से कहा। हैरी मजबूर हो गया। वह भी दांत दिखाने लगा।